हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके के सीरीज में जो हमारा भारत का संविधान जो चल रहा है उसका 500 क्वेश्चन का सीरीज का आज हमारा पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 के वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर जो करने वाले हैं वो हम लोग देख लें कि क्या क्या टॉपिक हमारा कवर रहने वाला है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो आपका राज्यसभा, लोकसभा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग से सवाल रहेंगे। इससे पहले के टॉपिक के लिए आप लोग वीडियो नंबर 1 और फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो हमारा टारगेट है कि 500 सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनटीपीसी एग्जाम में आपके हो चुके हैं उन सभी सवालों को कवर किया जाए। तो अगर आप वीडियो में अब तक नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, और चैनल में नए हैं तो और बाकी लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक करते हुए थोड़ा ढंग से आप देखें ताकि एग्जाम में आपका सवाल हर हाल में जुटे। तो प्रैक्टिस मोड में ये सवाल का सीरीज आपका चलेगा। इसमें हम लोग मूल रूप से केवल वही सवाल शामिल किए गए हैं जो प्योरली आपके एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं, विद प्रूफ आपको सारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला सवाल जो होगा उसको। तो इसमें जो हमारा है कहाँ तक है, तो आपका न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग। अच्छा, न्यायपालिका आपका पूरा है, निर्वाचन आयोग हो सकता है इसमें आपका पूरा ना भी हो। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे और फिर उसके आगे हम लोग अगला वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो बहरहाल हम लोग देखते हैं पहला सवाल, जो कि पहला सवाल हमारा किससे है, राज्यसभा से। तो देखिए हमारा 1 से लेके 201 तक पहले ही हो चुका है। तो अब हम लोग 202 से हम लोग चलने वाले हैं। तो पहला सवाल ये है कि राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता यानी उसमें टॉप के आधार पर कितने सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत यानी नॉमिनेट करता है और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। यहाँ राज्यसभा के बारे में पूछा गया है 11, 12, 10 या 13। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 12। राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, 12 सदस्यों का। हालांकि राज्यसभा के मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं सदस्यों का, 250, जिसमें से 238 को चुनने का प्रावधान है, बाकी 12 जो है इसको नॉमिनेट करने का प्रावधान है। ये तो आपका मैक्सिमम है, लेकिन होते कितने हैं, होते हैं 245। और 245 में आपका 12 तो आपका नॉमिनेट है और बाकी 233 जो है ये सभी इलेक्टेड होते हैं, इनका निर्वाचन होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 203, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या राष्ट्रपति भवन। तो सही जवाब हो जाएगा उच्च सदन में आपका राज्यसभा। तो देखिए जो आपका संसद जो होता है, संसद का 3 अंग आपका लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। तो राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, और तीसरा सदन कौन सा है, तो तीसरा आपका राष्ट्रपति हो सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का चर्चा है। राज्यसभा का सदस्य के लिए मिनिमम उम्र कितना है, तो 30 साल है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। और राज्यसभा 250 मेंबर होते हैं, 12 तो पता चल गया आपका कि 12 का नॉमिनेशन और 238 का इलेक्शन। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। अच्छा, राज्यसभा का हेड जो होता है वो आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का पहला सभापति, इसका मतलब भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने गणेश वासुदेव, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, श्रीमती वायलेट अल्वा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसीलिए राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में हैं कौन, तो जगदीप धनखड़। देश के पहले राज्यसभा के उपसभापति जो थे वो एस.वी. कृष्णमूर्ति थे। यहाँ जो ऑप्शन में दिखा हुआ है वो आपका उपसभापति थे, और वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 205, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। फिर से वही सवाल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसमें कोई तरह का कोई दोहरा नहीं, अध्यक्ष या फिर सभापति या उपराष्ट्रपति आपका एक ही पड़ेगा। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 206, किसी धन विधेयक, मनी बिल जैसे करारोपण इससे संबंधित लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है, यानी कितना दिन के अंदर लौटाया जा सकता है, 14, 22, 12 या फिर 28। यहाँ आप सिस्टम पहले समझ लीजिए। जो आपका लोकसभा है और फिर आपका क्या है, राज्यसभा है, फिर आपका क्या है, राष्ट्रपति है।
मनी बिल केवल कहाँ पेश होता है? तो लोकसभा में। अब मान के चलिए लोकसभा से वो कानून पास हो गया और राज्यसभा में उसको पास नहीं करना है, तो कितना दिन के अंदर यहाँ फिर से लोकसभा में उसको लौटाएगा, ये सवाल पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 दिन। कितने दिनों के अंदर लौटा सकता है? तो 14 दिन के। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक यानी मनी बिल की चर्चा है। हालांकि कोई विधेयक मनी बिल है अथवा नहीं, इसका समस्या का हल लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा निम्न सदन होता है। यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। तो देखिए यहाँ आपको कौन सा कथन सही है ये बात बताना है। राज्यसभा में क्या होता है, आप राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जान लें। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 250, जिनका चयन होता है 6 साल के लिए। और राज्यसभा कभी डेड नहीं होता है, क्योंकि 2/3 यानी हर 3 में 2 आदमी हर 2 साल में निकलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर 2 साल में चुनाव होते रहेगा, तो कभी वो डेड नहीं होगा, कभी उसमें घटेंगे नहीं, तो कभी भंग नहीं होगा। यही चीज़ आपका सही है। बाकी गलत कैसे है उसको देख लें। निम्न सदन बिल्कुल नहीं, ये उच्च सदन है। प्रत्यक्ष निर्वाचन बिल्कुल नहीं, परोक्ष निर्वाचन होता है। और इसमें जिनका निर्वाचन होता है उनका चुनाव किन लोग करते हैं? तो उसका चुनाव विधायक लोग करते हैं। विधायक लोग जिसको चुनाव को भेज देंगे वही होगा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का, ये भी गलत। देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि 1/3, अच्छा वहाँ हम लोग गलती से 2/3 हम लोग बोल दिए, 2/3। 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 2/3 बचते हैं। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आयु कितना है? 30 वर्ष है। वर्तमान में 245 सदस्य हैं और अधिकतम 250 हो सकते हैं। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कोरम क्या होता है कि कितने लोग होंगे कि बैठक को बैठक माना जाएगा, उसे कोरम कहा जाता है, गणपूर्ति। तो कोरम को पूरा करने के लिए कितने सदस्य का जरूरत? 50, 125, 100 या 25? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऑप्शन नंबर डी? इसको बताते हैं। कोरम होता है और लोकसभा राज्यसभा का 1/10। अब देखिए 250 मेंबर हैं, इसका 1/10 निकालिएगा, 0 कटा तो कितना आया? तो 25। उसी तरह लोकसभा के लिए कितना? तो 550 बटे कर दीजिए कितना? तो 10, तो आपका हो जाएगा 55। तो लोकसभा के लिए गणपूर्ति 55 है और राज्यसभा के लिए कितना है? 25। परसेंटेज में 10% और भागा में क्या हो जाएगा? 1/10। तो ये सारे डाटा आपको याद रखना है, जो कि सारा डाटा तो आपका एक ही हुआ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 209, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250, 225, 230 या 240? तो ये सवाल तो पहले ही बता दिया गया है। राज्यसभा में 250 अधिकतम होते हैं, 238 चुने जाते हैं, 12 का नॉमिनेशन किया जाता है, प्रत्येक का कार्यकाल 6 साल का होता है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, भारत की जनता द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा। तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो जो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक होते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों को चुन के भेजते हैं। बाकी डिटेल तो आपका सेम ही है। अगला सवाल, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन या निम्न सदन? तो इसमें आप देखेंगे कि उच्च सदन क्या है? तो उच्च सदन आपका राज्यसभा है, और निम्न सदन जो होता है, निम्न सदन आपका क्या है? तो वो आपका लोकसभा है और ये राज्यसभा है। तो कभी कभी इसे सीनेट 2 भी कहा जाता है। अब लोकसभा से कुछ सवाल हम लोग देख लें भारत के। अच्छा, ये सब सवाल कहाँ कहाँ पूछा गया है ये आप बखूबी देखते जा रहे होंगे। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है कहाँ? विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति के संयुक्त बैठक में। तो जो केंद्रीय बजट जो है वो कहाँ पेश किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में। आर्टिकल 112 के तहत 1 अप्रैल से 31 मार्च जो भारत का वित्तीय वर्ष है के लिए अनुमानित व्यय और अनुमानित जो आय है उसमें उसका ब्यौरा पेश किया जाता है। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. सनुखम चेट्टी द्वारा 1947 में पेश किया गया था। ये सवाल भी आपका कई बार पूछता है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 213, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? ऊपर आपको बात ही बात में बताया गया था, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर, लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसका स्वीकृति देना पड़ता है, यानी 14 दिन से पहले इसको लौटा उठा सकता है, लेकिन 14 दिन के बाद बाध्यकारी हो जाता है, इसमें कोई लौटाने का कोई चांस नहीं बनता है, यानी लोकसभा का इसमें 100% पावर है। 214वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? सिक्किम, मिजोरम, मेघालय या नागालैंड? तो लोकसभा में एक से अधिक सीट किसका है? तो मेघालय का है। बाकी तीनों के तीनों सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड का क्या है? तो एक है। और लोकसभा में सबसे अधिक सीट यूपी का है, कितना? तो 80 है। और मिनिमम आपका एक है, जो कि किसका किसका, यहाँ का आधार पर सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड का कितना है? तो एक एक है। और मेघालय में आपका 2 है। अगला सवाल, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो संसद के पहले स्पीकर पूछा गया है, जीवी मालवंकर, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, भीमराव अम्बेडकर। तो देखिए ये सवाल कितना बार कितना अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है, यानी दोहरा बहुत ज़्यादा है इस सवाल में। तो सही जवाब हो जाएगा जीवी मालवंकर, यानी गणेश वासुदेव मालवंकर जो थे वो भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे। और इसमें आपका भारतीय संसद बोल दिया है, तो देखिए संसद में यहाँ आप कहिएगा कि संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों होता है, तो किसके स्पीकर की बात करें, किसके अध्यक्ष की बात करें? तो ऐसा है, सबसे पहले गठन हुआ है केवल लोकसभा का, बाद में हुआ है राज्यसभा का, इसीलिए पहला स्पीकर में केवल लोकसभा वाले में आप जा सकते हैं, कोई तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। तो भारत का प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन? गणेश वासुदेव मालवंकर। ये 15 मई 1952 से बैठे और 27 फरवरी 1956 तक मृत्यु तक इस पद में रहे। वर्तमान में तो ओम बिड़ला अध्यक्ष हैं। ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन, सोमनाथ चटर्जी, मनोहर जोशी या मीरा कुमार? तो ओम बिड़ला से पहले कौन? तो ओम बिड़ला से पहले सुमित्रा महाजन का नंबर था। तो वर्तमान में ओम बिड़ला 18वीं लोकसभा जून 2024 से अब तक, और सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा 2014 से 19 तक। और फिर 19 से लेके कंटिन्यू में कौन है? तो ओम बिड़ला है। और उसके बाद भारत की लोकसभा अध्यक्ष में के पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला सुमित्रा महाजन, और प्रथम कौन है? तो मीरा कुमार। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, कैवा? 16वां, 19वां, 14वां या 23वां? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 16वां। 2014 वाला क्या है? 16वां। थोड़ा सा जान लें, 2014 का चुनाव अगर 16वां था तो 2019 का चुनाव 17वां और 2024 का चुनाव 18वां। तो अभी का लोकसभा का सत्र कौन सा है? तो 18वां, यह आपको याद रखना है। अगला सवाल है, 2019 में भारतीय आम चुनाव का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया? तो 19 वाला क्या है यह आपको बताना है। तो अभी अभी हम लोग क्लियर किए कि 19 वाला क्या है? 17वां है, इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17वां लोकसभा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 219, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? ऊपर बात में बताया गया था, यह आपका जवाब यूपी है। यहाँ कितने हैं? तो 80 हैं। लोकसभा में 80 मेंबर यहाँ हैं। उत्तर प्रदेश में 80, राजस्थान में 25, गुजरात में 26, महाराष्ट्र में 48। तो ये सब टॉप हैं। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव आयोजित कब किया गया था? 51, 52, 49, 50, 57, 58, 53, 54। तो लोकसभा का पहला चुनाव जो है वो 51, 52 में किया गया था। 51 का लास्ट में, 52 का फर्स्ट। डेट देखिएगा तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच। इस चुनाव में 489 सीटों में 364 सीट के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था। अच्छा, वर्तमान में 18वां लोकसभा है जिसका कार्यकाल 2029 में पूरा होगा, यह भी आपको याद रखना है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 5, 43, 5, 42, 5, 24 या 5, 20? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 5, 43 होती है। 5, 45 में से 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था जिसे अब हटा दिया गया है, और 543 जो आपका टोटल 550 जो हो सकता है उसमें 530 राज्य से और फिर 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान लोकसभा में सदस्य कितने हैं? 543, जिसमें 524 राज्यों से हैं और 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। तो 524 और 19 ये आपको याद रखना है। अभी 524 प्लस 19 का आंकड़ा है और ये होता है 543। तो ये वर्तमान वाला परिप्रेक्ष्य आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा।
अगला सवाल, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा, लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के सदस्य द्वारा, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? जो जीता है वो पार्टी कि सभी लोग, कि केवल लोकसभा के सभी सदस्य, कि भारत का राष्ट्रपति? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें आ रहा है कौन? तो लोकसभा के सभी सदस्य चुनेंगे। सभी सदस्य में सभी आ जाते हैं, जीता हारा सब। अगला सवाल, इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो दूसरी लोकसभा, इसका मतलब जो 52 से 57 तक हुआ, तो फिर 57 से जो चला उसका बात किया गया। तो दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? बलिराम भगत, एन अनंत शयनम आयंगर, बलराम जाखड़ या के.एस. हेगड़े? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम अनंत शयम आयंगर। ये दूसरी लोकसभा 57 से 62 के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 224, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? यानी कितने लोग को राज्य से चुना जाता है, ये आपको बताना है। 550, 518, 530, 525। तो देखिए कितना लोग को चुना जाता है, तो नियमतः 530 को चुना जाता है। ये कब, इसको भी आपको बताते हैं। जब मैक्सिमम मेंबर होंगे, यानी 550 जब होंगे, तो उसमें से 530 चुने जाएंगे राज्य से, और जो आपके जो 20 जो बच गए वो आपका केंद्र शासित प्रदेश से चुना जाएगा। लेकिन वर्तमान में क्या है वो भी आप जान लें। 543 मेंबर में 524 और 19 का आंकड़ा है। इसका मतलब 19 केंद्र शासित प्रदेश से हैं और 524 क्या है? आपका स्टेट से है। अगला सवाल, लोकसभा में भारत का संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 20, 19, 22 या 21? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए इसमें अधिकतम आपका तो 20 मेंबर हो सकते हैं। यहाँ आपका सी लिखा हुआ है। 20 का लॉजिक क्या है उसको आपको बताते हैं। 550 होंगे। 550 में, अच्छा इस सवाल का भी लॉजिक है, थोड़ा हिसाब देखते हैं। 550 में 530 और फिर 20, यही तो है। तो केंद्र शासित में कितना हो सकता है? तो आपका 20 हो सकता है। अच्छा, यहाँ 22 लिखने का एक लॉजिक हो सकता है कि यहाँ ये सवाल 2017 में पूछा है और उस दौरान आपका मैक्सिमम मेंबर किया तो 552। तो 552 में आपका 20 + 2 22 भी हो सकते हैं, इसीलिए इस सवाल का उस आधार पर लॉजिकल आंसर बन सकता है। लेकिन हमारा अभी का आंसर क्या है? तो 20 है। लोकसभा में अधिकतम संख्या क्या है? तभी से बताया जा रहा था 550। अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? तो आपका 550 हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसमें भी टाइम वेस्ट ना करते हुए 2 सदस्य चुने जाते हैं, जिनका प्रावधान भी 2019 में अब हटा दिया गया है। तो कितने सदस्य एंग्लो इंडियन? 2 सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब लोकसभा राज्यसभा दोनों का मिलीभगत बैठक होगा तो अध्यक्ष कौन रहेगा? राज्यसभा का सबसे सीनियर यानी वरिष्ठ सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या भारत का राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष जो है वही संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करेगा और आर्टिकल 108 के तहत वो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अगला सवाल, 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? कार्यवाहक अध्यक्ष जो शुरू दिन जो अध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष चुनने से पहले कार्य करने के लिए प्रोटेम स्पीकर, उनका नाम बताना है। तो 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो वो वीरेंद्र कुमार थे। और वर्तमान में आपका कौन है अध्यक्ष? तो ओम बिड़ला। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो कार्यवाहक करता है। जो शुरू दिन जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वही अध्यक्षता करता है, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करते। अगला सवाल, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तभी बताया गया था मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही है। 2009 से 2014 तक मीरा कुमार रही हैं। अगला सवाल, 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष का क्या नाम था? 16वीं का मतलब आपका पूछ रहा है कौन सा? तो 2014 वाला आपका पूछ रहा है। तो 2014 टाइम में कौन थी? तो सुमित्रा महाजन। तो देखिए 16वीं में सुमित्रा, 17वीं में ओम बिरला, 18वीं में ओम बिरला, 15वीं में मीरा कुमार। यही 4 तक आपका पूछ सकता है, इसके आगे तो आपका नहीं जाएगा। निम्न में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा है? देखिए लोकसभा और राज्यसभा दो आपका सदन है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी, ये आपको याद रखना है।
तो कौन राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है? अटल बिहारी, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह। तो इसका सही जवाब क्या है? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं रहे क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य थे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होता है? जवाबदेह होता है। तो मंत्रिपरिषद जो बनता है कैबिनेट, वो जवाबदेह किसके प्रति होता है? लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, संसद या राज्यसभा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। उन लोग को अपने आप को लोकसभा में साबित करना पड़ता है, लोकसभा में। और यह चीज आर्टिकल 75(3) में है। लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? लोकसभा का सदस्य यानी पीएम बनने का उम्र तो क्या है? तो आपका 25 साल है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 साल। अगला सवाल, लोकसभा, एक मिनट, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना होता है? तभी बताया गया था 10वां भाग। कोरम का नाम मतलब है 10वां भाग होता है। कोरम कभी भी 10वां भाग होगा, जिसमें से अच्छा कोरम की बात कहाँ है? तो आर्टिकल 103 में लोकसभा राज्यसभा में कोरम 1/10 होता है, यह बात है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी कोरम आवश्यक है। लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र से थी? अमेठी, वाराणसी, इंदौर या पटना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो इंदौर से थी। इंदौर से लगातार 89, 91, 96, 98, 99, 2004, 2009 और 2014 में 8वीं बार सांसद बनी थी। अगला सवाल, लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? यानी दूसरा नंबर पर किसका सीट है ये बताना है। यूपी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ तो टॉप में आपका यूपी है 80, अब दूसरा नंबर वाला यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरा नंबर में तो महाराष्ट्र होगा और यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप ठीक कैसे करिएगा? इसका मतलब ये सवाल में सबको नंबर मिला होगा। फिलहाल आपको जानना है यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, आंध्र में 25 और उसके बाद राजस्थान 25, मध्य प्रदेश 25, पश्चिम बंगाल 42, बिहार आपका 40। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 239। सवाल यहाँ कहता है कि लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का अर्थ क्या होता है? लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता कौन होता है? सत्तारूढ़ या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, विपक्ष का नेता या भारत का राष्ट्रपति? तो लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री जिसे कह दे कोई भी मंत्री को, यह बात आर्टिकल 75(1) में कहा गया है। अगला सवाल केंद्रीय मंत्रिपरिषद से सवाल शुरू हो रहा है। सवाल कहता है कि पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सबसे ज्यादा थी? यानी सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया है। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह या चौधरी चरण सिंह? तो इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब आपका मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा उम्र के लगभग 81 साल के प्रधानमंत्री रहे हैं शपथ लेने के समय। अगला सवाल, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? यानी जो मंत्रिमंडल में कितना मंत्री हो सकता है? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10 से 15%, लोकसभा के सदस्यों का 15%, भारत के प्रधानमंत्री की इच्छानुसार लोकसभा के सदस्यों का 50% यानी आधा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, मात्र 15% ही आप मंत्रीगण रख सकते हैं, इससे ज्यादा मंत्री का अलाउड नहीं है। हालांकि यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह लागू किया गया, तो 550 का निकालेंगे तो इस हिसाब से 81 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। अगला सवाल हमारे पास है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो महाभियोग के द्वारा किनको नहीं हटाया जा सकता? प्रधानमंत्री को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लगता, बाकी तीनों को हटाने के लिए महाभियोग लगता है। अगला सवाल, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? यानी राष्ट्रपति का सारा शक्ति का उपयोग किसका सलाह पर होता है? संसद का सदस्य, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद? तो किसका सिफारिश पर होता है? तो मंत्रिपरिषद जो चाहेगा वही होगा, यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के शक्तियों का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 244। अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में कौन राष्ट्रपति को सूचना देगा? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मंत्री विदेश मंत्री? मान के चलिए ये मंत्रिपरिषद है, यानी पीएम का टीम है, तो पीएम का टीम जो भी डिसाइड करेगा उसको राष्ट्रपति को तो नोटिस भेजेगा ही, क्योंकि इसके नाम से ही सारा कुछ होना है।
तो नोटिस कौन भेजेगा ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिपरिषद की सारी खबरों को राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 245, निम्न में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे। तो इस सवाल में कोई दो राय नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू का इसमें नाम है, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किए। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कैसे, ये आप देख ले। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई 1964 में तब बने, और उसके बाद फिर उनके जगह में फिर लाल बहादुर शास्त्री बने, तो वो भी मर गए 66 में, तो फिर कार्यवाहक बने। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि 2 बार कार्यवाहक बने। अगला सवाल, अच्छा इसमें और भी फैक्ट है। पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और सबसे अधिक उम्र का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। अगला सवाल, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश 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 संरचना का प्रावधान है। यानी केंद्र राज्य दोनों में कैसा शासन है, एकन प्रणाली, संघीय, अर्धसंघीय या द्वैध प्रणाली। तो इसका सही जवाब है संघीय, यानी केंद्र भी होगा राज्य भी होगा, और राज्य जो है वो केंद्र सरकार का गुलाम नहीं होगा, बल्कि दोनों का तालमेल से काम चलेगा। अगला सवाल, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान कहाँ किया गया है। 2री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, पहली अनुसूची। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो आपका 3री अनुसूची में है। अनुसूचियों में आप एक बात याद रखेंगे, पहला में संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा में वेतन, और तीसरा में है शपथ। शपथ में सभी लोगों के शपथ की बात 3री अनुसूची में है। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन रहे। तो जेबी कृपलानी, जगजीवन राम, जेसी शाह, मोरारजी देसाई। इस सवाल में आपका डाउट है, यानी ये सवाल में चारों में से कोई जवाब आपका सही नहीं है, पक्का। तो भारत के यहाँ कहता है उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सरदार पटेल 47 से 50 तक रहे, मोरारजी देसाई 67 से 69 तक रहे, चौधरी चरण सिंह 79 में कुछ दिन तक रहे, जनवरी से जुलाई तक, जगजीवन राम 79 में ही रहे। अब देखिए वहां जो ड्यूरेशन पूछा है वहां तो 2 नाम हो जाएंगे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। तो यहाँ आपका जगजीवन राम में हम लोग को जाना चाहिए, यही आपका जा सकता है थोड़ा बहुत। तो इसमें अगर आप जवाब देखें तो आपका क्या हो जाना चाहिए, तो यहाँ जगजीवन राम आपका थोड़ा सा बन रहा है। फिर लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 4 तक रहे, वाईवी चौहान 79 से 80, चौधरी देवीलाल 90-91। तो अलग अलग नाम, अलग अलग कार्यकाल। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री ही आगे चल के चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो बात यह है कि इसमें कौन मुख्यमंत्री नहीं थे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी या वीपी सिंह। तो जवाब है कि इंदिरा गांधी पहले कभी भी मुख्यमंत्री नहीं थी, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं थी। प्रधानमंत्री किसका पदेन अध्यक्ष होता है, CLRI, CSIR, इसरो या DRDO। तो प्रधानमंत्री जो हैं वो किसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो पदेन अध्यक्ष CSIR का होता है। ये CSIR क्या होता है, तो यह एक वैज्ञानिक संगठन है जिसका हेड कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। इसका स्थापना 1942 में किया गया था। अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया था। वही जिनका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होगा, तो जवाहरलाल नेहरू, तो ये 17 बार फहराए हैं, और उसके बाद इंदिरा गांधी 16 बार फहराई है। अगला सवाल, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या CJI, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो भारत का कार्यकारी प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। हर नाम मात्र प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति है। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति का सबसे कम उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ आपका 25 वर्ष राज्यसभा का सदस्य, 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य, 30 वर्ष राज्यसभा, 30 वर्ष लोकसभा। तो 30 तो आपका नहीं है, तो आपका 25 है। तो 25 में आपका क्या हो जाएगा, 25 और लोकसभा इसके हिसाब से। लेकिन यहाँ 25, अच्छा 25 लोकसभा से रहेगा तो 25 वर्ष, और अगर राज्यसभा से रहेगा तो 30 वर्ष। ये आपको याद रखना है, राज्यसभा से रहेगा तो 30 वर्ष और लोकसभा से रहेगा तो 25 वर्ष। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 255। अब राज्यपाल से कुछ सवाल यानी स्टेट गवर्नमेंट से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? 143, 148, 149, 155। तो राज्यपाल का नियुक्ति आर्टिकल किस में है? तो 155 में है। अगला सवाल, निम्न में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? तो सही जवाब क्या है? राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्ति दी गई है और आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति जो दी गई है उसमें फांसी को माफ नहीं कर सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब क्या सही है देखते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो देखिए, राज्यसभा के प्रति जवाबदेह तो पक्का नहीं होगा। राज्य का मंत्रिपरिषद उपराष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है, नहीं होगा। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो राज्य की विधान, देखिए शुरू वाला विधान परिषद है, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। उसी प्रकार जो केंद्र मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, लेकिन मंत्रिपरिषद ही मेन होता है, राज्यपाल मेन नहीं होता है। बीइंग प्रैक्टिकल। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है? यानी राज्यपाल का नियुक्ति का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात तो है। 35 साल से अधिक होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्ह होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब देखना है कि इसमें से कौन आपका गलत है। तो सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के लिए अर्ह रहे। क्या जरूरी है? 35 साल पूरा हो, भारत का नागरिक हो, कोई भी सदन का सदस्य ना हो, लाभ के पद पर ना हो, बस। अगला सवाल, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 40, 30, 25 या 35? तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35। राज्यपाल के लिए 35 साल है। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल का बहाली कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? तो सही जवाब आपका हो जाएगा क्या? तो राष्ट्रपति ही तो बहाली करता है इसका, राज्यपाल का। अगला सवाल, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहते हैं? तो देखिए, राज्य का जो प्रशासनिक प्रमुख राज्यपाल होता है, केंद्र शासित का कौन, ये बताना है। उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो सही जवाब हो जाएगा उपराज्यपाल, यानी एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश का हेड होता है। जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल होंगे। अगला सवाल, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सेना द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र प्रमुख के रूप में भारत के लोक द्वारा, मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह होती है। सवाल में अटपटा सा ऑप्शन है। तो देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, यानी उपराज्यपाल का बात किया गया है। उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश का नाम मात्र प्रमुख है, वैसा पावर दिया नहीं जाता है। अब विधानमंडल की बात की गई है, जिसमें विधान परिषद, विधानसभा और विधानमंडल है और राज्यपाल है तीसरा। सवाल कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम कितना और मिनिमम 60 सदस्य होंगे? तो 60 से अनयून होंगे। तो यहां आपका आंकड़ा पूछा हुआ मैक्सिमम मिनिमम का, 470, 550, 75, 560 या 450, 80। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मैक्सिमम हो सकते हैं 500 और मिनिमम हो सकते हैं 60, और जिनका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री हैं? सबसे लंबा टाइम का मुख्यमंत्री? नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, मुलायम सिंह, पवन कुमार चामलिंग? तो सही जवाब हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग, ऑप्शन डी। ये 25 साल लंबा कार्यकाल पूरा किए हैं। और इससे पहले बंगाल के ज्योति बसु जो थे वो 23 साल पूरा किए थे। तो 25 साल का रिकॉर्ड किसका है? तो कुमार चामलिंग का, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री।
अगला सवाल, अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 500 से अधिक नहीं होना चाहिए, ऊपर भी देख चुके हैं, और 60 से कम भी नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 170 के अनुसार, अच्छा ये तो हमारा हो चुका है कि 500 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए, इसमें अपवाद है आपका गोवा, मिजोरम दोनों 40, सिक्किम 32। अगला सवाल, अच्छा इसमें अपवाद क्यों है? तो अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो आपका विधान मंडल होता है, तो विधानमंडल का 3 अंग हो सकता है, एक विधान परिषद, एक विधानसभा, और एक होता है कौन? तो राज्यपाल। विधानसभा तो सभी जगह में है, लेकिन मान के चलिए विधानसभा का 1/3 अगर आपका 40 है, इसका मतलब 120 से ज्यादा विधानसभा का सीट है, तो वहां 2 सदन होता है, विधान परिषद भी। तो ऐसा कितना राज्य में है ये बताना है, 8, 6, 5 या 9? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा 6 राज्य में है। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर में था तो 7 था, लेकिन अब तो वो हट गया है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। कुल मिलाकर जैसा राज्यसभा है वैसा ही विधान परिषद होता है, लेकिन विधान परिषद कितने राज्य में है? तो केवल और केवल आपका 6 राज्य में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो जैसे केंद्र शासित प्रदेश आपका 8 पीस है, 8 है, तो इसमें से सभी में विधानसभा तो नहीं है, तो कहाँ कहाँ है, कितने में है? दादर नगर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। तो सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में विधानसभा है, जिसमें कुल कितने सीट हैं? तो 70 सीट हैं। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपनाली, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? सुचेता कृपनाली पहली मुख्यमंत्री, और ये जो सरोजिनी नायडू ये पहली महिला राज्यपाल भारत के किसी भी राज्य का। अगला सवाल, द्विसदनीय व्यवस्था का क्या मतलब है? अभी ऊपर बताया गया था विधानसभा और विधान परिषद। तो विधायकों को 4 भाग में बांटा जाता है? नहीं। विधायक को एक विधानसभा में? नहीं। विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभा में बांटा जाता है? बिल्कुल हाँ। 8 वाला तो बिल्कुल नहीं। तो द्विसदनीय का मतलब है कितना हिस्सा में बांटा जाता है? तो 2 हिस्सा में बांटा जाता है। अगला सवाल है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा तथ्य सच नहीं है? अब देखते हैं, पढ़ते हैं। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के समरूप है? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति दोनों समरूप नहीं हो सकते हैं। अगला है आपका, राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश कर सकता है? हाँ बिल्कुल सही, जिसका सिफारिश आएगा उसी को मंत्री बनाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन, अच्छा कौन सा आपका गलत है? यही बात तो गलत तो शुरू हमको मिल गया था, इसीलिए हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु कम से कम एज 25, 28, 24 या 21? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 25 साल। मुख्यमंत्री बनने का और लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम एज कितना है? 25। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का 35, राज्यसभा सदस्य का कितना है? तो 30। अब सवाल है न्यायपालिका से, जुडिशियरी सिस्टम से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का चर्चा करता है? 241, 221, 189, 263। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 241 में उच्च न्यायालय की चर्चा है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन कहाँ से अंगीकृत किए गए हैं? तो न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा और न्याय जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला को दोबारा से आपको पुनर्विलोकन किया जा सकता है, यह बात कहाँ से है? विमर संविधान, ब्रिटिश संविधान, कनाडा या अमेरिका? तो यह बात हम लोग सीखे हैं अमेरिकी संविधान से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 274, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का रिट जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? 230, 226, 225, 233। तो सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 226, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और रिट 5 प्रकार के होते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया गया है। सवाल अगला कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? यानी उच्च न्यायालय में जो शपथ लिया जाएगा जज के द्वारा, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? 185, 256, 289, 219। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 219 में जो जज जो होते हैं उनका शपथ के बारे में चर्चा है।
अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 साल, 67 साल, 66 साल या 70 साल? तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का मैक्सिमम एज कितना है? तो वो आपका 65 साल में उनको रिटायर हो जाना है, इसलिए जवाब आपका 65 साल है। तो 65 साल से ज़्यादा वे नहीं रह सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं, जिसमें 1+33 बोला जाता है। एक है मुख्य न्यायाधीश और 33 है अन्य न्यायाधीश, और यही 33 में से आपका एक जो सीनियर मोस्ट होते हैं वही आपका बनते हैं अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला सवाल, जिला और सत्र न्यायाधीश डैश 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 के सीधे नियंत्रण का अधीन काम करते हैं। तो किसके नियंत्रण में काम करते हैं? राज्यपाल, उच्च न्यायालय, जिलाधिकारी, कानून मंत्री। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो राज्य का हाईकोर्ट होता है उसके निर्देश पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो काम करते हैं। अगला सवाल, भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले न्यायाधीश कौन थे? टी.एस. ठाकुर, वाई.के. सभरवाल, जे.एस. खेर, दीपक मिश्रा। तो इसका सही जवाब तो दीपक मिश्रा हो जाएगा, लेकिन ये सवाल आपका रिलेवेंट अभी नहीं है, लेकिन जज के बारे में आप जान लीजिएगा काम भर। अभी हम लोग लिस्ट भी आगे देखेंगे कि कौन से जज कब बने हैं कब नहीं, ये सारा कुछ हम लोग देख लेंगे। जो वर्तमान के 1-2 साल के मतलब फिलहाल के हैं जो पूछ सकता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? सभी के लिए समान न्याय, योगाक्षेमम बाह्यम, सर्वत्वमेव जयते, यतो धर्मस्तो जय। तो सही जवाब क्या है? यतो धर्मस्ततो जय। यह सर्वोच्च न्यायालय का एक क्या कहते हैं एक वाक्य है। इसका अर्थ होता है जहां धर्म है वहां जय यानी वहां जीत है। इस आदर्श वाक्य को महाभारत से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है और इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया था। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज इंदिरा बनर्जी, फातिमा बीबी, आर भानुमति, सुजाता वी मनोहर। तो सही जवाब हो जाएगा एम फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। और भारत में कोई भी न्यायालय जो उच्च न्यायालय का पहली महिला न्यायाधीश वो लीला सेठ आपका होना चाहिए। अगला सवाल, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाते हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ चुनाव तो होता नहीं है। न्यायिक स्वतंत्रता, ये ठीक है। अच्छा, प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय? बिल्कुल नहीं है। न्यायपालिका का सर्वोच्चता? ये नहीं, संविधान सर्वोच्च है। तो इसीलिए इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है आर्टिकल 50 के तहत। अगला सवाल, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की थी? ये पहला सुप्रीम कोर्ट का बात है, 1774, 1857, 1757, 1800। तो सही जवाब हो जाएगा 1800 ईस्वी में पहला बार उच्चतम न्यायालय मद्रास में सेट किया गया था। अगला सवाल, वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ चलता था? यानी वर्तमान जो कोर्ट है उससे पहले कहाँ चलता था? संसद भवन, लाल किला, दिल्ली हाई कोर्ट या राष्ट्रपति आवास? तो सही जवाब जो हो जाएगा वो संसद भवन से ही चलता था। अगला सवाल, नवंबर 2020 के अनुसार नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? तो सबसे लेटेस्ट उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? तो वो आपका अमरावती में बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार जो 25वां उच्च न्यायालय आपका आंध्र प्रदेश में है और टोटल 25 उच्च न्यायालय है। रांची वाला आपका 21वां उच्च न्यायालय है, ये भी आपको याद रखने का प्रयास करना है। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? तो 25 है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मेजर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगला सवाल, भारत का 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए यहाँ 46वें कौन है? तो रंजन गोगोई। और लेकिन उसके बाद आपको पूरा लिस्ट आप जानिएगा तो भी आपके लिए अच्छा है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। 46वां में कौन है? तो रंजन गोगोई 2019 तक। उसके बाद शरद अरविंद बोबड़े 19 से लेके 21 तक। फिर एन.वी. रमन आपका 21 से लेके 22 तक। फिर यू ललित 22 से 22 तक ही, लेकिन आपका अगस्त से नवंबर तक। वाई.बी. चंद्रचूड़ 22 से 24 तक। संजीव खन्ना 24 से 25 तक। और उसके बाद बी.आर. गवई 14 मई 2025 को बने हैं, यानी कल बने हैं और अब रहेंगे अभी नवंबर आसपास तक। तो वर्तमान में कौन है? तो आपका जो एग्जाम जो होने वाला है उस ड्यूरेशन में देखिए, आपका एग्जाम में यहाँ डेट से आपका पूछ सकता है कि 2000 यानी दे देगा आपका कि 2024 से कौन है।
तो 22 से पूछेगा तो चंद्रचूड़, 24 से पूछेगा तो संजीव खन्ना, और 25 का पूछेगा एकदम वर्तमान तो BR गवई, जिसका चांस कम है। अब क्वेश्चन नंबर 288 सवाल कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो जाते हैं, यानी राष्ट्रपति भी गायब उपराष्ट्रपति भी गायब, तो राष्ट्रपति के पद में कौन काम करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो सही जवाब हो क्या हो जाएगा? भारत का सुप्रीम कोर्ट का जो जज जो होता है वही आपका राष्ट्रपति का काम करेगा। ऐसा हुआ है एक बार केवल, जब एम हिदायतुल्लाह बने थे। अगला सवाल, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय का एड हॉक यानी तदर्थ जो प्रमुख है अस्थायी कुछ दिन के लिए कौन बन सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी नियुक्ति नहीं कर जाते, स्थान रिक्त रह जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो भी आपका अस्थायी रूप से सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख बन सकता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 290। सवाल है, भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन बना था? 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया, और सुप्रीम कोर्ट का चर्चा 124 से 147 तक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 291, भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है। यानी मुख्य न्यायाधीश हैं लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं। एम हिदायतुल्लाह, भगवती, SJ कनिया, मेहरचंद महाजन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका एम हिदायतुल्लाह। और हीरालाल J कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 292। सवाल कहता है कि उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? फातिमा बीबी, खालिदा, बेनजीर इस्लाम, एम फारूक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो फातिमा बीबी उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति थी। और उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश पूछेगा तो लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद या कलकत्ता? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है। 1861 के तहत इसका स्थापना किया गया था। नीचे दिए गए अभिकथन और एक कारण दिया गया है, आपको सोच समझ के बताना है क्या सही क्या गलत है। तो कथन क्या है? भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। बिल्कुल सही। न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं को कार्यान्वयन में मदद करती है। बिल्कुल गलत। तो पहला वाला केवल सही और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत। यानी ए सही और आर गलत। तो सही जवाब क्या है? हाँ, ए सही और आर गलत, यही आपका सही जवाब है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 295, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम जो 2008 को आया था, उसके संबंध में सिस्टम बनाया कि भारत में जो निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और अन्य कितने जज होंगे? 40, 10, 20 या 30? तो सही जवाब हो जाएगा उस दौरान 30 का प्रावधान रखा गया। कितने का? तो 30 का। 25 से बढ़ाकर 30। लेकिन अब क्या है? अब कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 296, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरण यानी हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या हाईकोर्ट का कोई भी न्यायाधीश? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो हाईकोर्ट वालों का ट्रांसफर करने का क्षमता रखता है और प्राधिकृत भी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 297, संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक जांच किसके जरिए की जाती है? यानी अगर संसद और राज्यसभा का जो विधायी अतिरेक यानी उन लोग अगर लीगल रूप से कुछ अधिक किए हैं, कुछ ज्यादा किए हैं, कुछ गलत किए हैं, तो कैसे जांच किया जाएगा? आर्थिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, विधान परिषद? तो इसका सही जवाब है, एक तरीका है न्यायिक समीक्षा, कि कोई कानून लोग बनाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होता है और वही पता करता है कि उनका कानून सही है कि नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग सवाल जो देखे वो 96 प्रश्न आज हम लोग देखे। अगला दिन फिर लगभग हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। तो ये 96 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो अब तक आप बने हुए हैं इतने PYQ तक,
तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों तक हर हाल में पहुंचाएं और अगले वीडियो के लिए जारी रहें और एग्जाम में आप अपना 100% देने का प्रयास करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।